नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आईसीआर टेक्नीशियन की आपकी एग्जाम है वो 28 फरवरी से होने वाली है। तो उसके लिए हम सोशल साइंस है वो पढ़ रहे थे। तो आज हम इसके लिए एक प्रीवियस ईयर पेपर जो इसका सोशल साइंस का हुआ था 2016 में, इसका पूरा जो पेपर था उसमें से हम सोशल साइंस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसका कंप्लीट डीपली एनालिसिस करेंगे और पता करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चंस है वो लास्ट टाइम पूछे गए थे और इस बार भी उनसे क्वेश्चंस है वो पूछने के चांसेस हैं। तो उन सभी टॉपिक्स को हम एक बार जरूर से देखेंगे कि किस टॉपिक से क्या प्रश्न है वो पूछा गया है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर क्वेश्चंस है वो कौन से टॉपिक से पूछा जाता है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम इसका जो डीपली एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस है वो आए थे। साथ ही हम इसमें एक आरटीआई फाइल किए थे कि आईसीआर टेक्नीशियन एग्जाम के लिए, तो उसी में हम आरटीआई का रिप्लाई है वो हमें प्राप्त हो चुका है। तो उसको भी हम देखेंगे कि आरटीआई के रिप्लाई में हमें क्या मिला है, कि क्या इन्होंने आरटीआई का रिप्लाई है वो दिया है। तो ये सभी चीजें हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वो आरटीआई का रिप्लाई है वो आपको दिखा देते हैं कि उसमें क्या आया है। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं आईसीआर आईएआरआई टेक्नीशियन एग्जाम्स के लिए हमने आरटीआई लगाई थी। ये आरटीआई हमने 21 जनवरी की डेट को ये आरटीआई है वो इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल पर फिलअप की थी। तो उसमें हमने क्या क्या जो क्वेश्चंस पूछे थे वो आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमने पूछा था कि इसमें हमें जब ट्रेनिंग टाइम हमारा चलेगा, हम सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ट्रेनिंग टाइम में हमें जो सैलरीज है वो दी जाएगी या नहीं, क्योंकि इसके बारे में नोटिफिकेशन में ऐसी कुछ डिटेल है वो बताई नहीं गई थी। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट है वो आ रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन में ये पैरा नंबर आपको देखना है और उन्होंने बताया कि पे लेवल 3 का आपको 7 सीपीसी के अंतर्गत आपको जो वेतन है वो दिया जाएगा। तो इसमें आपको वेतन है वो मिलेगा, जो ट्रेनिंग टाइम में भी आपको लेवल 3 का वेतन है वो दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट आप पूर्णतः आप निश्चिंत रहें कि आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, सैलरी है वो आपको लेवल 3 का वेतन है वो आपको इसमें मिलेगा। साथ ही हमने आगे पूछा था कि कौन सी एजेंसी है इसकी एग्जाम है वो कंडक्ट करवाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन इन्होंने देने से मना कर दिया है कि कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसलिए इन्होंने मना कर दिया है कि ये जानकारी हम पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर लोगों के सामने हम नहीं रख सकते। नेक्स्ट इसमें हमने पूछा था कि विल द एग्जामिनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट आल्सो बी कंडक्टेड इन दोज सिटीज हैव इलेक्शन आर गोइंग टू बी हेल्ड ऑन कमिंग डेज। मतलब जिन स्टेट्स में अभी इलेक्शन होने वाले हैं क्या उनमें भी एग्जाम होगा। तो उन्होंने बताया है कि यस, एग्जाम डेट्स अवेलेबल ऑन आईएआरआई वेबसाइट। मतलब एग्जाम की डेट है वो तो डिक्लेयर हो चुकी है, तो उसके बाद ही इसका रिप्लाई है वो आया है। तो इन्होंने बताया कि उन स्टेट्स में भी आपकी एग्जाम है वो कंडक्ट करवाई जाएगी जहां पर इसके इलेक्शन है वो होने वाले हैं। साथ ही आगे हमने पूछा था कि कोविड-19 के कारण कितना समय लेगा। तो इसके बारे में तो अब पूछने का कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि एग्जाम डेट है वो इन्होंने डिक्लेयर कर दी है। नेक्स्ट हमने पूछा था कि हाउ मेनी अप्लायसेंट फ्रॉम या फिर फॉरम है वो आपको कितने प्राप्त हुए हैं इस भर्ती के लिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ फॉरम के बारे में पूछा था। तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि दिस मैटर इज अंडर प्रोसेस, आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन विल बी फर्निश्ड अकॉर्डिंगली। इन्होंने बताया कि अभी ये प्रोसेस चल रही है कि जो एप्लीकेशन है उनके काउंटिंग वगैरह की, तो किस प्रकार से एप्लीकेशन कितने प्राप्त हुए हैं उसके बारे में अभी प्रोसेस चल रही है। जब ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी तब ये बता देंगे कि कितने टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो ये डिटेल भी इन्होंने अभी नहीं बताई है, ये डिटेल है शायद ऑफिशियल साइट पर आपको थोड़े दिन में ही देखने को मिल जाएगी। तो ये आरटीआई का रिप्लाई आया था, सैलरी है वो आपको ट्रेनिंग टाइम में भी मिलने वाली है। अब हम इसका जो ऑफिशियल प्रीवियस ईयर पेपर है सोशल साइंस का उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सोशल साइंस का ऑफिशियली पेपर है, परमार सर ने इसको अपलोड किया था, तो उनको ही क्रेडिट जाता है इस पेपर का। परंतु उन्होंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था कि पेपर को अपलोड करने में, पहले उन्होंने ऐसे ही पेपर अपलोड कर दिया था, इस पेपर को अब जाकर उन्होंने अपलोड किया था। ऑफिशियली पेपर है, हमने इसको 2-3 बार चेकआउट किया था, इसकी ऑफिशियल आंसर की जो आई थी उससे मिलाकर इसको चेकआउट किया था। उसके बाद ही हम कन्फर्मेशन हो चुके हैं कि पेपर है वो ऑफिशियली है। 2016 का जो पेपर हुआ था सेम वही पेपर है। आपको ये पेपर है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में इसके आंसर की है वो साथ में अटैच कर दी है, आप उसको भी इसमें देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो पूछा गया था वो था तुर्की किस वर्ष गणराज्य बना था। जो तुर्की है वो किस वर्ष में गणराज्य बना था, ये क्वेश्चन है वो इसमें पहला ही क्वेश्चन यही पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया है आपका, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें सही आंसर होगा वो आपका 1923 रहेगा। तो 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की है वो पूर्ण गणराज्य घोषित हुआ था। 1923 में तुर्की व यूनान के बीच में एक लोजान की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? लोजान की संधि हुई थी।
उसके बाद है वो तुर्की को पूर्ण गणराज्य वो घोषित किया गया था। आगे हम बात करें तो 20 अप्रैल 1924 को तुर्की के जो नए संविधान की घोषणा है वो की गई थी। तो ये बात भी आप याद रखें कब की गई थी, 20 अप्रैल 1924 को। 20 अप्रैल 1924 को तुर्की के नए गणराज्य नए संविधान की घोषणा है वो की गई थी। और वहां पर उसके प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो बने थे मुस्तफा कमाल पाशा। कौन बने थे, मुस्तफा कमाल पाशा। तो ये आप याद रखेंगे पहले जो वहां पर राष्ट्रपति बने थे वो मुस्तफा कमाल पाशा बने थे। और तुर्की है उसको क्या बोला जाता है, उसको यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरोप का मरीज है वो तुर्की को ही कहा जाता है। तो ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन है पूछा गया था। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको पढ़ना है कि उस टॉपिक इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आधुनिक तुर्की का निर्माता है वो भी मुस्तफा कमाल पाशा को ही कहा जाता है। और उसे अतातुर्क या फिर तुर्की के पिता के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये जानकारी भी आपको होना चाहिए क्योंकि आगे भी इसमें क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तुर्की की राजधानी आपको याद होनी चाहिए वो कौन सी है, अंकारा है। अगला क्वेश्चन है इसमें भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त। क्योंकि जिस प्रकार नेपोलियन ने हर जगह पर युद्धों में जो विजय हासिल की थी उसी प्रकार भारत में भी ये समुद्रगुप्त है, उन्होंने कई विजय है युद्धों में हासिल की थी। तो इस प्रकार से इसको भारत का नेपोलियन है वो कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें राजा खुर्रम किसे कहा जाता है। तो राजा खुर्रम की उपाधि है या फिर जिसका किसका नाम था, तो ये शाहजहां का नाम था। किसका हो जाएगा, शाहजहां को राजा खुर्रम के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम था मिर्जा साहब उद दिन बेग मोहम्मद खान खुर्रम। तो खुर्रम किनको कहा जाता था, वो शाहजहां को कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें तेत आक्रमण में, तो तेत आक्रमण अगर आपको नेट पर सर्च करेंगे या फिर कहीं बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको टेट आक्रमण के नाम से आपको ये दिखाई देगा। तो ये क्या था, तो ये था ये वियतनाम की जो लोक सेना है पीपल्स आर्मी ने दक्षिण वियतनाम की पर क्या किया था, एक आक्रमण किया था। उसको क्या करते हैं, तेत आक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस है। तो 2 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस हो गए। आगे हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 80 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो कौन सा था कि मलिक काफूर किसके सेना में सेना नायक थे। मलिक काफूर जो थे वो कौन से किसके सेना में नायक थे, वो अलाउद्दीन खिलजी का एक दास था। क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी है वो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये भारत में राष्ट्रवाद है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें ब्रिटिश इंडिया से अलग मुस्लिम स्वदेश के लिए पाकिस्तान नाम किसने दिया था। तो पाकिस्तान नाम का जो सोचा था, पाकिस्तान नाम सर्वप्रथम वो किसने दिया था, ये हमें बताना है। तो ये दिया था चौधरी रहमत अली ने। किसने दिया था, चौधरी रहमत अली। ये इंडियन जो हिस्ट्री है भारत की जो ब्रिटिश इंडिया की जो हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन है ये आया है। तो देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री से भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत का नेपोलियन हो गया, राजा खुर्रम हो गया। तो इस प्रकार 4 क्वेश्चंस तो हो चुके हैं अब तक। तो भारत की जो हिस्ट्री है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो इस बार भी ज्यादा ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय स्रोत है। तो अनवीकरणीय स्रोत नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हमें बताना है। तो आप कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि हम सर आप पॉलिटिकल क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो सोशल साइंस है। तो आप देख सकते हैं इसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया। तो आप जब 10th की जो सोशल साइंस की बुक उठाकर देखोगे तो उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सोशल साइंस को। सबसे पहले जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड है, इसमें आप अलग अलग देखें तो सिविक्स है, पॉलिटिक और आपकी ज्योग्राफी है और एक हिस्ट्री, 3 पार्ट्स है। उसमें भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और आपका जो पॉलिटिकल वगैरह पार्ट रहता है ये जो रिन्यूएबल वाला या डेवलपमेंट वाला सोर्सेज, रिन्यूएबल और जो रिसोर्सेज वाला टॉपिक है ये इसमें बताया गया। आगे हम इसमें सिलेबस भी पूरा देखेंगे कि किस कौन कौन से टॉपिक इसमें टोटल है वो आपके रहने वाले हैं। तो अनवीकरणीय स्रोत नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पूछा गया है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। कौन सा हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। आगे इसमें सतत विकास की संकल्पना को सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया गया था। तो सतत विकास की संकल्पना है उसको ब्रेंटलैंड जो आयोग है उसकी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। तो ब्रेंटलैंड की जो आयोग की रिपोर्ट आई थी उसमें इसको संकल्पना को सबसे पहले प्रस्तुत है वो किया गया था। ऑप्शन बी है वो सही जवाब इसमें हो जाएगा। आगे हम देखें तो 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज या जाति संकटापन स्पीसीज के अंतर्गत नहीं आती। मतलब कौन सी जो जानवरों की प्रजाति या जाति है जो संकटाग्रस्त स्पीसीज की श्रेणी में नहीं आती है, मतलब जो विलुप्त नहीं होने वाली है फिलहाल, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी एशियाई हाथी। कौन सी हो जाएगी, एशियाई हाथी है वो इसमें सही जवाब हमारा हो जाएगा।
नेक्स्ट इसमें टंका नामक भूमिगत जल टंकियों कहाँ पाई जाती है? तो टंका नामक एक भूमिगत जल टंकियां बनाई जाती हैं धरती के अंदर। ये राजस्थान में बनाई जाती है। कहाँ पर बनाई जाती है? राजस्थान में जो रेगिस्तानी एरिया है जैसे जैसलमेर, जोधपुर और जो बाड़मेर वाला साइड है उस साइड में ये बनाई जाती है टंका। ये पानी को एकत्रित करने के लिए नीचे जमीन में बनाई जाती है ताकि जो बालू रेत है उसमें से पानी रिस रिस कर उनके अंदर इकट्ठा हो जाए, तो वो बनाई जाती है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट इसमें निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है ये हमें बताना। तो वो कौन सी हो जाएगी हमारी? तो गेहूं है, ये रबी की फसल है, आप सभी को पता होगा। तो गेहूं है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट इसमें भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत है वो किसने की थी? वो की थी विनोबा भावे ने। किसने की थी? विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंगनीज कच्ची धातु का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में मैंगनीज धातु का सबसे बड़ा उत्पादक है वो उड़ीसा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कौन कौन से, अब हम टॉपिक वाइज बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए। तो आप देख सकते हैं ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, ये टंका वाला क्वेश्चन है, ये खरीफ की फसल वाला, और जो देखते हैं मैंगनीज जो कच्ची धातु वाला है, और नीचे एक क्वेश्चन और है 89 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कौन सा उद्योग है जो कृषि आधारित उद्योग है वो नहीं है? तो वो हो जाएगा पेट्रोकेमिकल उद्योग। तो ये जो आपके देख सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन हैं ये ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आए हैं। ज्योग्राफी में भी रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, कई प्रकार के पार्ट्स हैं, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी आपका टॉपिक है। तो उन सभी टॉपिक से क्वेश्चन है वो पूछे गए। टोटल 5 से 6 क्वेश्चन इसमें आए हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो इस प्रकार से कई टॉपिक से क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी में पूछे गए। तो सोशल साइंस का मतलब ये नहीं कि आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल ही पढ़ना है, वहां पर आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, उससे भी क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम किसमें से निकाला जाता है? तो ये क्वेश्चन मिनरल्स वाले टॉपिक्स में पूछा गया है। तो एल्युमिनियम है वो किससे निकाला जाता है? तो एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है बॉक्साइड। तो बॉक्साइड है वो इसमें सही जवाब हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 91 नंबर क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द नेपोलियन कॉन्क्वेस्ट? मतलब नेपोलियन की विजय का कौन सा एक लाभ मुख्य लाभ नहीं है? तो वो हमारा हो जाएगा जो पॉलिटिकल फ्रीडम। कौन सा हो जाएगा? पॉलिटिकल फ्रीडम, इसमें सही जवाब हमारा हो जाएगा। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया आपका, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है वो आए हैं। आगे हम इसमें पॉलिटिकल हुआ पार्ट है तो इसको हिंदी में ही हम देख लेते हैं। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, हम ये पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें 92 नंबर क्वेश्चन कहाँ पर है इसमें हम देखते हैं, एक मिनट। तो इसमें आप देख सकते हैं 92 नंबर क्वेश्चन आपको ये रहा। तो लोकसभा की कार्यवाही के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? तो लोकसभा है उसमें गणपूर्ति या फिर कोरम, गणपूर्ति क्या बोलता है? एक प्रकार से कोरम बोला जाता है, मतलब कि जितने वो कोरम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वहां पर कोई भी कार्यवाही है वो बैठक है वो नहीं होगी। तो उसके लिए क्या बताया गया है कि कुल सदस्य जितने भी हैं उनके 1/10 भाग है वो होना अनिवार्य है। तो 1/10 है वो कोरम या अपेक्षित गणपूर्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाना का उदाहरण नहीं है? तो साथ आकर संघ बनाना का उदाहरण नहीं है, तो ये क्वेश्चन है ये संघवाद से पूछा गया, फेडरलिज्म से क्वेश्चन है ये आया है। तो इसका सही जवाब है वो भारत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारत है वो, भारत में साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है वो भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की सूची में शामिल नहीं है? तो स्टेट लिस्ट में कौन सा विषय है वो शामिल नहीं है, राज्य सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है हमें बताना। तो बैंकिंग है वो राज्य सूची का विषय नहीं है, बैंकिंग है वो संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत में कौन सी राजनीतिक दल तभी राज्य दल माना जाएगा? मतलब कोई भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज है भारत में तभी वो नेशनल पार्टी मानी जाएगी, तब उसमें क्या योग्यता है होनी चाहिए, तो ये पूछा गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कि यदि वह 6% मत प्राप्त करता है और असेंबली की 2 सीटों पर विजय प्राप्त करता है। तो इसमें 95 में जो ऑप्शन ए है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। मतलब कोई भी पार्टी है वो नेशनल पार्टी कब कहला जाएगी कि मतलब वो हो जाएगा कि इट सिक्योर 6% ऑफ द वोट्स एंड विंस 2 असेंबली सीट्स। मतलब वो 6% वोट प्राप्त करे और 2 असेंबली जो सीटें हैं वो जीते, तो तभी वो जाकर क्या होती है, एक नेशनल पार्टी है वो कहलाती है। नेक्स्ट इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनल पार्टी? इनमें से कौन सी एक नेशनल पार्टी नहीं है? तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी डीएमके। कौन सी हो जाएगी? डीएमके। इसकी फुल फॉर्म होती है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम।
कौन सी हो जाएगी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसको प्रगति संघ भी बोला जाता है या फिर शॉर्ट में बोला जाए तो द्रमुक भी इसको बोला जाता है। इसका जो गठन है वो 1949 में किया गया था। तमिलनाडु की ये पार्टी है, तो 1949 में इसका गठन है वो किया गया था, तो ये नेशनल पार्टी है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन इसमें 97 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो उसका मुख्य उद्देश्य एम क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था वो स्वराज को हासिल करना था। कौन सा हो जाएगा हमारा, स्वराज को हासिल करना और साथ में खिलाफत के उन्मूलन का विरोध करना। तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ, तो ऑप्शन डी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे इसमें राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो राज्य अपहरण नीति है वो किसके द्वारा लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी ने जो गोद प्रथा थी उसको निषेध कर दिया था कि मतलब कोई राजा के अगर कोई पुत्र या संतान नहीं होती है तो उसका राज्य है वो सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला जाएगा। तो इस प्रकार की नीति है वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू है वो की गई थी। तो ऑप्शन सी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो राष्ट्र ध्वज में जो केसरिया रंग है वो साहस और त्याग का प्रतीक है। तो ऑप्शन बी है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपको पता होना चाहिए कि केसरिया रंग तो त्याग और बलिदान का, सफेद रंग है वो शांति या पवित्रता का प्रतीक है, और हरा रंग है गौरव और भाईचारे वगैरह का प्रतीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें उच्चतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन सा है, मतलब कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें हायर लिटरेसी रेट है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा केरला। केरला में लिटरेसी रेट है वो बहुत अच्छा है। हमने ये आपको जो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पार्ट्स पढ़ाया था उसमें ये टॉपिक है वो करवाया था, उसमें क्वेश्चंस भी आया था। तो इसमें हमने अच्छे से बताया था कि केरल में 94 के परसेंटेज के समथिंग है वो लिटरेसी रेट है वर्तमान में, और बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट है वो है लगभग 61.80। तो ये लगभग है आंकड़े में ऊपर नीचे है वो हो सकता है। तो केरल में सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं ये ऑफिशियली पेपर था आईसीआर का, इसका ऑफिशियल आंसर की भी साथ में अटैच कर दिए हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये ज़्यादा नहीं है कि आपको सिर्फ हिस्ट्री से ही फोकस करना है, ज़्यादातर क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से भी पूछे गए हैं, और आपका जो और टॉपिक्स है जैसे सिविक्स वाला पार्ट है उससे भी क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो इसके सिलेबस को एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं ये हिस्ट्री का और ये पूरा सोशल साइंस का सिलेबस है। 10th क्लास की जो ऑफिशियली सिलेबस दे रखा है एनसीईआरटी का वही सिलेबस है। तो इसमें आपको इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड में आपको कौन कौन से टॉपिक हैं, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ये हमने करवा दिया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। साथ में एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं। नेशनलाइजेशन इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, इसको भी करवा दिया है। मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये जो 3 टॉपिक है इनसे क्वेश्चन है वो कम आने के चांसेस है। ज्यादातर क्वेश्चन है वो नेशनलाइजेशन इन यूरोप और नेशनलाइजेशन इन इंडिया, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन है वो आएंगे। इनसे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन है वो इन दोनों टॉपिक से या फिर इस पूरे चैप्टर से पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जा सकते हैं हिस्ट्री में, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो इसको आपको यूरोप वाला सेक्शन और जो इंडिया में नेशनलाइजेशन है, भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ था, किस प्रकार से ब्रिटिश हुए थे, और ये जो आपका जो भी आंदोलन वगैरह है उनको अच्छे से आपको पढ़ना है। आगे इसमें बात करें तो ज्योग्राफी का पार्ट है वो हमारा, जो ज्योग्राफी में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो इंडिया है उसका ये पोर्शन दे रखा है। तो ज्योग्राफी में आप देखते हैं 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर में से रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट टाइम भी। इसमें नवीकरणीय स्रोत का क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इससे भी क्वेश्चन आया था कि मतलब लुप्त प्राय जो स्पीसीज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर से तो 2 क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट इसमें मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इससे भी क्वेश्चंस आया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से भी क्वेश्चंस आया है, और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो इन 7 के 7 चैप्टर से क्वेश्चंस है वो लास्ट टाइम पूछे गए थे। तो इस बार भी आप मान के चलिए लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूरे में से पूछे जाएंगे। 6 से 7 क्वेश्चन आप मिनिमम मान के चलिए, 1-2 क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकता है। तो ज्योग्राफी का पार्ट है वो हमने
पढ़ाया भी नहीं है अभी तक इसको, तो इससे क्वेश्चंस भी सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये जो पार्ट है ये हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराने की कोशिश करेंगे। इसमें हर 2-2 चैप्टर के हम एक सिंगल वीडियो है वो लेकर आएंगे। 2 या 3 चैप्टर के एक कमांड है, मतलब वो 50 से 60 क्वेश्चंस के हिसाब से हम इसको पूरे चैप्टर को आपको करवाएंगे। 2 से 3 वीडियोस में पूरा चैप्टर है वो हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। जल्द से जल्द आपको इसके लिए पूरे वीडियो है वो आपको मिलेंगे। तो इसमें से 6 से 7 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, और इस लास्ट टाइम भी आए थे और इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। आगे हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड आपकी आती है। इसमें भी टोटल 8 चैप्टर है, जिसमें पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, इससे तो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए हैं। संघवाद है उससे 2 क्वेश्चन आए हैं। संघवाद का आपको टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इसका और पावर शेयरिंग वाला चैप्टर है उसके लिए आपको आज ही एक वीडियोज है वो मिल जाएगी। तो ये दोनों चैप्टर तो आपके आज ही कवर करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट इसमें डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इससे क्वेश्चंस है वो पिछली बार आया था। जो लिटरेसी रिलेटेड वाला क्वेश्चन है वो इसमें से आया था। नेक्स्ट इसमें पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, मतलब असहयोग आंदोलन वगैरह और जो भूदान आंदोलन हुआ था, तो आंदोलन वाले क्वेश्चन है वो इसमें आते हैं, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। तो इसमें से क्वेश्चंस लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन आए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल से भी 2 क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट इसमें आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो इस प्रकार से पूरे चैप्टर की बात करें, 2 फेडरलिज्म से क्वेश्चंस आए हैं और एक ये आया है आपका लिटरेसी रेट से। तो आप देखते हैं कितने क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से पूछे गए, लगभग 6 से 8 क्वेश्चन। 6 से 8 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, 6 से 8 क्वेश्चन पिछले वाले चैप्टर है उससे आएंगे। तो इस प्रकार से आप देखते हैं 12 से 13 क्वेश्चन तो इन दोनों चैप्टर से आने के चांसेस हैं। आगे इसमें बात करें तो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है। इसमें आपका 1 से 2 क्वेश्चन नहीं आने के चांसेस, ज़्यादा क्वेश्चन है वो इसमें से नहीं पूछे जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन तो आपका वो आया है, देख सकते हैं बैंकिंग क्षेत्र वाला राज्य सूची का है वो क्वेश्चन है वो इसमें से ही आया है। तो इस प्रकार देख सकते हैं टोटल 5 क्वेश्चन 5 चैप्टर है इसमें दे रखे हैं, तो इनको हमने कवर करा दिया है। आप उनको एक बार देख लीजिए, उनसे बाहर क्वेश्चन है वो देखने को आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादा फोकस है वो आपको किस पर करना है, आपको करना है जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड में ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं चैप्टर 8 चैप्टर हैं, इसमें आप देख सकते हैं इनको आपको पढ़ना है। इसमें कई चैप्टर तो हमने कवर करा दिए हैं और भी बच रहे हैं, उनको हम कवर करा देंगे। नेक्स्ट इसमें है जो कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड है, उसको भी आपको पढ़ना है। तो हमने 9th क्लास की जो आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं उसको अब बंद करेंगे। आगे हम ये जो 10th क्लास की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इसमें बता रखी है उसको हम पढ़ेंगे। इसमें ये पूरे 8 चैप्टर है, पहले उनको कवर करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो 2 से 3 दिन में आपको इनके लिए कंप्लीट वीडियोज है वो मिल जाएंगे। तो जल्द से जल्द 5 दिन के अंदर हम इसको कवर कराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपके कोई टेस्ट वगैरह है वो शुरू किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये टॉपिक्स है वो अच्छे से कवर करने हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।